हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आए आप लोगों के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओडी अकाउंट एंड सीसी अकाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओडी अकाउंट और सीसी अकाउंट होता क्या है। ओडी अकाउंट जैसे आप लोगों को पता होगा, ओडी अकाउंट का फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। और सीसी अकाउंट का होता है कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, अभी ओवरड्राफ्ट क्या है। ओवरड्राफ्ट तो जो होता है वो आपका एक तो नॉर्मली ही जो सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ओडी अकाउंट में। जब आपको ओडी की फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है तो। अच्छा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ये होती है कि जो आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उससे ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की बात करें तो उसमें क्या होता है नॉर्मली कि हमारे अकाउंट में जितना पैसा अवेलेबल होता है, जितना बैलेंस होता है, हम उतना ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से किसी के अकाउंट में अगर 20,000 या 50,000 पड़े हैं तो वो 20,000 या 50,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं, उतना जितना क्रेडिट है, राइट। बट ओडी अकाउंट में जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उसमें क्या होता है, उसको करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट में। और उसमें एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आपको इतने तक की फैसिलिटी दी जाती है, इतने सर्टेन अमाउंट की फैसिलिटी दी जाती है किस अकाउंट, इस अमाउंट तक की आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से अगर किसी को बैंक ने फैसिलिटी दी है 50,000 की या 1 लाख की या 5 लाख की या 10 लाख की, तो वो हर महीने उतने तक का जो है वो अपना विड्रॉ कर सकता है, लिमिट। ठीक है ना, 10 लाख अगर किसी को मिली है तो वो 10 लाख तक की लिमिट तक, वो 10 लाख तक वो विड्रॉ कर सकता है, जबकि उसके अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं पड़े हैं। ठीक है, 1 रुपये बिना 1 रुपये डाले हुए भी वो 10 लाख रुपए तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है ओडी अकाउंट में। ठीक है, तो ये नॉर्मल ही करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैश क्रेडिट की, सीसी अकाउंट के। सीसी अकाउंट क्या होता है, ये एक अलग ही अकाउंट खोला जाता है। ये अकाउंट, ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट नहीं करते हैं। एक सीसी अकाउंट जो है एक अलग अकाउंट ही खुलता है, जिसमें कि फैसिलिटी तो दोनों में सेम ही है। उसमें भी वही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ही है कि आपको मतलब पैसे उसमें एक तरीके से लोन दिया जाता है। लोन ही है बेसिकली कि आपको एक फंड दिया जाता है कि उसमें भी एक लिमिट फिक्स की जाती है कि आपको इतने तक की लिमिट दी जाती है जो आप हर महीने इतने का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ओडी अकाउंट में मैंने बताया कि 5 लाख या 10 लाख, उस तरीके से सीसी अकाउंट में भी होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट में भी होता है क्या 5 लाख 10 लाख या लिमिट उसमें ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब मैंने एक एग्जांपल ही दिया है, उसके ऊपर भी ज़्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ तक की लिमिट भी हो सकती है या आगे उससे ज़्यादा भी हो सकती है लिमिट। तो बैंक के ऊपर और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या एलिजिबल हैं, कितने के लिए एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको लिमिट मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली ओडी अकाउंट और सीसी अकाउंट। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, ओडी अकाउंट दोनों दोनों क्या है, दोनों ही शॉर्ट टर्म फंडिंग है। ठीक है ना, दोनों ही शॉर्ट टर्म फंडिंग है, हर 1 साल के लिए मिलती है, उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। नॉर्मली करंट अकाउंट को भी, सीसी अकाउंट को भी रिन्यू कराना पड़ता है हर साल। ठीक है ना, दोनों शॉर्ट टर्म फंड है। और फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सबसे पहला तो डिफरेंस इसमें ये है कि अपना जो ओडी अकाउंट है वो जैसा मैंने बताया कि करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के बेस पे मिलता है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जिनका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट बहुत अच्छा होता है, जिनके ट्रांजेक्शन ठीक है, जिनका बैलेंस मेंटेन होता है और कस्टमर का व्यवहार अच्छा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब बैंकिंग बिहेवियर को देख करके ये लिमिट दी जाती है। तो ये अनसिक्योर्ड भी मिल सकता है। अनसिक्योर्ड मिल सकता है मतलब कुछ भी आपको मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ओडी अकाउंट जो है वो क्या है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन सीसी लिमिट कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, ओडी अकाउंट अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, सीसी अकाउंट कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं हो सकता, हमेशा ही वो सिक्योर्ड होएगा। ठीक है, दूसरी बात कि ओडी अकाउंट जो है वो सैलरीड कस्टमर को भी मिल सकता है, लेकिन सीसी वो सिर्फ बिजनेसमैन को ही मिलता है, वो कभी भी सैलरीड कस्टमर को नहीं मिल सकता, वो हमेशा ही बिजनेसमैन को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि इसमें जो ओडी अकाउंट जो है वो एफडी के अगेंस्ट में मिल सकता है या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी मिल सकता है। ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है, लोग एफडी करा लेते हैं और एफडी के अगेंस्ट में ओडी ले लेते हैं। ठीक है ना,
तो वो नेट ऑफ कुछ परसेंटेज, उसमें फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से जो एफडी के ऊपर में जो इंटरेस्ट लग रहा है और ओडी का जो इंटरेस्ट होता है, तो उसमें बेयर मिनिमम परसेंटेज जो होता है वो उनको पे करना होता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट का थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है ओडी अकाउंट पे अगर आप एफडी के अगेंस्ट अगर ओडी लेते हैं तो। बट ये कोलेटरल के अगेंस्ट भी हो सकता है। कोलेटरल का मतलब ई मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह के अगेंस्ट में अगर आप ले रहे हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी अगर आप मोर्गेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में ओडी मिल सकती है। उसके अगेंस्ट में अगर सीसी लिमिट की बात देखें तो उसमें जो प्राइम कोलेटरल जो होता है वो होता है स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक एंड डेटर जो होता है वो प्राइमरी कोलेटरल होता है, प्लस प्रॉपर्टी तो रहेगी रहेगी। सीसी लिमिट ये तीनों ही होते हैं, स्टॉक, डेटर एंड प्रॉपर्टी, तीनों ही कोलेटरल होते हैं। मतलब प्रॉपर्टी तो मोर्गेज करेगा प्लस स्टॉक का भी हाइपोथिकेशन होता है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सीसी लिमिट में जो स्टॉक है उसकी समरी, स्टॉक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, वो हर महीने बैंक में जमा करानी होती है, जिसके बड़े सी अगर ना जमा कराया जाए, वो कंप्लायंस ही है बेसिकली। अगर ना जमा कराया जाए हर महीने में तो वो क्या एक कंप्लायंस इशू होता है और उसके पैनल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं और भी सीवियर कंसिक्वेंसेज हैं उसके, मैं आगे बताता हूँ आपको अभी, अगर स्टॉक स्टेटमेंट अगर टाइमली ना जमा कराया जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओडी लिमिट और सीसी लिमिट में कि पहला तो वो कि सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड, दूसरा कि सैलरीड पर्सन को भी मिल सकता है, ठीक है। तीसरा जो ये है इसका कि अपना ओडी लिमिट जो है या सीसी लिमिट जो है वो ओवर यूटिलाइज भी नहीं होना चाहिए, अंडर यूटिलाइज भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओवर यूटिलाइज कैसे रहेगा? ओवर यूटिलाइज का मतलब क्या? ओवर यूटिलाइज जो लिमिट आपको मिली है उसके ऊपर का आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेट्स से अगर किसी को 20 लाख या 50 लाख की लिमिट मिली हुई है तो 50 लाख से 50 पैसे भी ऊपर नहीं जा सकते। वो लिमिट उसके आगे का जैसे ही आप चेक काटेंगे वो बाउंस हो जाएगी। उसके लिए क्या होता है, बैंक जो है वो ब्रांच मैनेजर के हाथ में होता है, वो टीओडी जो है वो टेम्पररी ओडी इशू करती है उनको 1 महीने 2 महीने। जैसे किसी को मतलब इमरजेंसी हो गई और कस्टमर का जो फाइनेंशियल बिहेवियर है काफ़ी अच्छा है, पुराने कस्टमर है और उनकी फाइनेंशियल बिहेवियर काफ़ी अच्छी है, तो वो जाकर के बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे को 1 महीने 2 महीने के लिए कुछ टीओडी दे दीजिए, क्योंकि मेरे को अर्जेंटली कुछ काम है जिसके लिए मेरे को वो उसके लिए पेमेंट करनी है। तो बैंक ऐसे में उनको टेम्पररी ओडी भी दे देती है। तो वो ऐसे कंडीशन में लेट्स से अगर 50 लाख की वैसे उनकी ओडी थी या सीसी थी, तो उनको अगर टीओडी दे दी है तो लेट्स से अगर 10% की उनको टीओडी मिली तो 5 लाख रुपए उनको और मिल जाएगी। तो वो ऐसे कंडीशन में 50 और 55 लाख रुपए तक का वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट किसी की लगातार अगर ओवर यूटिलाइज है लिमिट, लगातार ही अगर वो ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है लिमिट, तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है और ये बैंकर के लिए भी मुश्किल वाली बात होती है। फिर उसे लगता है कि ये कस्टमर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देने वाला है आगे जा करके, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वो क्या उसको फिर बोलते हैं कि भाई आप अपनी ओडी या तो लिमिट कम कराइए या आप टाइम से पेमेंट कीजिए, नहीं तो आप अकाउंट ही क्लोज करवा दीजिए आप, ठीक है ना, उनको ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अंडर यूटिलाइज अगर रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों ही में फ़र्क पड़ता है। अगर ओवर यूटिलाइज करते हैं तब भी दिक्कत है और अंडर यूटिलाइज करते हैं तब भी दिक्कत है। अगर आप अंडर यूटिलाइज करते हैं तो आपको तो एक लिमिट फिक्स कर करके बैंक ने दे दी। लेट्स से अगर 50 लाख की आपको लिमिट दे दी है और आप अगर उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? अभी क्या क्या होता है कि आप नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हैं तो ओडी या सीसी में क्या होता है कि आप जितना यूज़ करेंगे उतने के ही आप इंटरेस्ट पे करते हैं, और अगर आप ना यूज़ करें तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये सोचिए कि आप बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी, आपके अकाउंट में कुछ फैसिलिटी दे दी है और आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो बैंक का पैसा तो क्या है? बैंक का पैसा ब्लॉक है। उन्होंने आपके लिए उतना पैसा छोड़ा हुआ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने बैंक का पैसा ब्लॉक कर दिया। तो अभी आपने ब्लॉक कर, जिसको कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यूज़ नहीं करेंगे तो आप इंटरेस्ट भी पे नहीं करेंगे। जब आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो बैंक को पैसा मिलेगा नहीं, बैंक कमा नहीं पाएगी। तो वैसे में क्या होता है, बैंक बोलते हैं कि भाई अगर आप लेट्स से अगर आपने 50 लाख रुपए की लिमिट कराई हुई है
ऑल दो आप एलिजिबल हैं 50 लाख के लिए, लेकिन आप यूज 30 लाख ही कर रहे हैं। हर महीने मैंने देखा पीछे का आपका 6 महीने 8 महीने से मैं देख रहा हूँ आप 30 लाख ही यूज कर रहे हैं। तो आप अपने लिमिट को 50 लाख से घटा करके 30 लाख कर दीजिए। आपको 30 लाख सफिशिएंट है आपके लिए, 30 लाख रुपए। तो आप डाउन कर लीजिए। इसको बोलते हैं ड्राइंग पावर को डाउन करना, डीपी डाउन करना, ठीक है ना। तो ऐसे में बैंक क्या करता है, वो डीपी को डाउन कर देता है, ठीक है। मतलब 50 लाख से 30 लाख पे लेकर के आ जाएगा, या जो भी मतलब एक सर्टेन जो बैंकर को दिखता है कि ये इसके लिमिट जो यूज़ है वो इतने के अंदर में ही है, पिछले 6-8 महीनों ने इतना ही यूज़ किया है, तो वैसे में क्या करते हैं बैंकर उनकी डीपी डाउन कर देता है। वो ड्राइंग कैपेसिटी, ड्राइंग पावर जिसको बोलते हैं, वो डाउन कर देता है। तो क्या वो इससे क्या होएगा, तो इससे फिर बैंकर जो है उतना का पैसा बाकी का, लेट से अगर उनकी डीपी अगर उन्होंने डाउन कर दी 30 लाख रुपए, तो बाकी का जो 20 लाख रुपए फिर वो किसी दूसरे कस्टमर पे वो लगा सकता है, जिससे कि वो उस वहाँ पे कमा लेगा, दूसरे कस्टमर पे कमा लेगा। जो यहाँ से नहीं कमा पा रहे हैं इनके पास से, वो फालतू का ही पड़ा हुआ है इनके पास, तो ठीक है ना। तो ये है बेसिकली। अच्छा, दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए अगर लगातार अगर ओवर यूटिलाइज लिमिट है, तो उसके बाद क्या होगा, ओवर यूटिलाइज लिमिट के बाद बैंकर जो है ना उसको और इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट सर्विंग क्या होती है, इंटरेस्ट सर्विंग ये होती है कि हर महीने जो है 31 तारीख को या 30 तारीख को, जो भी महीना जैसा भी रहे, 30 तारीख का महीना है, 30 दिन का महीना तो 30 तारीख के, 31 तारीख का महीना है तो 31वें दिन बैंक जो है आपके पूरे महीने की यूटिलाइजेशन को देख करके एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है ना। अब वो उस इंटरेस्ट को जो होता है वो आपको अगले 5 से 7 दिन के अंदर में आपको पे करना होता है। और मान लीजिए आपने उस महीने में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, या महीनों महीनों आपके कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे, 2-3 महीने आपने लगातार आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट ही नहीं हो रहा है, डेबिट तो आपने ऑलरेडी फुल यूटिलाइज कर लिया, 50 लाख की आपकी लिमिट लगी और 50 लाख आपने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया। अब क्या हो रहा है, उसमें कोई क्रेडिट ही नहीं आ रहा है, आपने अपना अकाउंट ही बदल दिया है। अब जो भी क्रेडिट्स है आप अपने दूसरे अकाउंट में डलवा रहे हैं, अपने पार्टियों को आप बोल रहे हैं कि नहीं आप इसमें मत डालो, मेरे दूसरे अकाउंट में डालो। तो वो लिमिट वाला अकाउंट जो है वो ऐसे ही खड़ा है, ठीक है ना, उसमें आपने पूरी यूटिलाइज करके छोड़ी हुई है। या आपका बिजनेस ही बंद हो गया है, या बिल्कुल मतलब धीमा चल रहा है बिजनेस आपका, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब प्रॉब्लम कहाँ है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आ रहा है। मुद्दा ये है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आ रहा है। तो जब आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आएगा तो बैंकर क्या करेगा, इसको एसएमए रिपोर्ट कर देगा कि ये स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट है, मतलब ये प्रॉब्लम में है। सिविल में वो सिविल में रिपोर्ट कर देता है एसएमए, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, जो कस्टमर के लिए आगे जा करके प्रॉब्लम करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनको काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन देने पड़ते हैं कि भाई ये ऐसे में आपका अकाउंट क्यों हुआ था। एक तो इस रीज़न से, दूसरा जैसा कि मैं बता रहा था आपको स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है। अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट में डिले करते हैं या आप अपना टाइम से रिन्यू नहीं कराते हैं, लेट्स से अगर किसी का सितंबर महीने में अगर रिन्यू होना था, रिन्यू होने के समय उनको फिर से फाइनेंशियल्स नए वाले बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देने होते हैं, साथ में स्टॉक स्टेटमेंट देने होते हैं। अगर ये डिले करते हैं, लेट्स से अगर किसी ने अपना ऑडिट ही नहीं कराया या ऑडिट ही लेट करा रहा है, सितंबर की जगह नवंबर में कराया, नवंबर की जगह अगले दिसंबर या जनवरी में कराया, तो वो लिमिट रिन्यू कब होनी थी, सितंबर में। सितंबर में ना होकर के वो कब उनको मिल रहा है, नवंबर में। वो क्या करेगा, बैंकर क्या करता है, फिर अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अगर आप टाइम से अगर अपना स्टॉक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल्स अगर आप नहीं देते हैं रिन्यू कराने के लिए, जैसे मैंने बोला हर साल रिन्यू कराना होता है, तो अगर आपने टाइम से अगर रिन्यू कराने के लिए डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं दिया, तो फिर क्या होता है, बैंकर आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है और साथ में रिपोर्ट करता है एसएमए। अगेन सिविल में ये एसएमए रिपोर्ट कर देता है कि ये कस्टमर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा देने होंगे। अगर आप दोबारा फिर कभी लोन लेने जाते हैं टाइप से, तो कस्टमर को वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं कि ये एसएमए क्यों था, ठीक है। तो ये बेसिकली 2-3 रीज़न है जिसमें कि ध्यान देना होता है कि अगर कहीं एसएमए रिपोर्टेड है सिविल में, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने पेमेंट में प्रॉब्लम करी है, या मतलब ओवर यूटिलाइज है, या तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम से नहीं दिया। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम से क्यों नहीं दी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो या तो ऑडिट नहीं कराई होगी टाइम से, या तो मतलब जो भी उनके और सीए के बीच में कुछ ऐसा कुछ रहेगा जो, या उनके अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हो पा रही है टाइम से। क्यों नहीं फाइनलाइज हो पा रही है टाइम से, उन्होंने ठीक से ट्रांजेक्शन्स नहीं करी है, एंट्रियाँ उनकी गड़बड़ हैं, तभी वो एक टाइम से फाइनलाइज नहीं हो पा रही है।
इन स्पाइट ऑफ आस्किंग ऑफ बैंकर्स, कि लगातार उनको फॉलो अप कर रहे होंगे बैंकर कि आप हमें फाइनेंशियल दे दीजिए, फाइनेंशियल दे दीजिए, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं। तो हमने आज डिटेल में ओडी लिमिट और सीसी लिमिट को समझा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।